हेलो बेटा। चलो आज तुम लोग का उसमें मैग्नेटिज्म वाले पार्ट में हमने काफी कुछ डन कर लिया था, मैं पता है। उसमें से एक चैप्टर है मैग्नेटिज्म और मैटर का, जिसमें अर्थ मैग्नेटिज्म आएगा, है ना, क्यूरी टेम्परेचर्स वगैरह आएगा, फेरोमैग्नेटिक, ये सब वो थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको लेटर ऑन पढ़ाऊंगा। बट उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। ये क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कैसे होता है, क्या चीजें, और ये इंपॉर्टेंट है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी, ये दो एक चैप्टर्स हैं पूरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसके क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं और थोड़े से लिटिल बिट टिपिकल भी है। बट हम जहां से तुम्हें स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का जो शुरुआत का पार्ट है वो थोड़ा सा उन्होंने पहले ले लिया है, जबकि इसकी स्टार्टिंग थोड़ी बाद में होती है, मतलब जिस तरह से उन्होंने चैप्टर्स को कवर किया है। तो पहले हम इसका बेसिक सीखेंगे, फिर हम वो एनसीईआरटी वाला पार्ट उठाएंगे कि उसमें कैसे कैसे आएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर्स उस बेसिक सीखने में हमें जाएगा कि किस तरह से हम उन चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। हमने मैग्नेटिक फील्ड की बात कर ली थी। एक्चुअली में क्या होता है कि जब एक कोई कंडक्टिंग वायर होता है, ठीक है, और उस कंडक्टिंग वायर को अगर हम एक गिवन मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं, एक गिवन मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं, तो उस वायर के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ रही है? तो जो हम लोग बोलते हैं ना इंडक्शन हो जाना, तो वो इंड्यूस्ड हो जाता है। तो किस तरह से होता है ये हमें थोड़ा समझना है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। समझ आया? सुना होगा ईएमआई के बारे में काफी कुछ, है ना। कैसा होता है जरा समझो। हम लोग ये बोलते हैं कि जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे कोई कंडक्टर ले लें, अभी मैं थोड़ा बड़ा कंडक्टर बना रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिखानी है। ये नॉर्मल एक वायर भी हो सकता है, ठीक है। मान लो सपोज ये कंडक्टर है, ओके, इसकी लेंथ को मैंने एल मान लिया, और यहाँ हर जगह पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, एवरीवेयर एक मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रही है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को मैं बोल रहा हूँ कि वो बी है इनसाइड द प्लेन, अंदर की तरफ। ठीक बात समझ आ रही है मेरी बात? कंडक्टर की लेंथ कितनी है? एल। अब इसको मैंने इधर की तरफ एक लेंथ के परपेंडिकुलर, अभी तो फिलहाल लेंथ के परपेंडिकुलर ले रहा हूं, बाकी धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। मैंने लेंथ के परपेंडिकुलर इसको एक वेलोसिटी दे दी, ठीक, v, इस कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड में। अच्छा, मैं कंडक्टर बोल रहा हूं तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी कि अगर एक कंडक्टर कंसीडर किया जाता है, इसका मतलब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बात समझ में आ रही? और फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मूव कर रहे होते हैं। पक्का? हुआ ये कि अगर सोचो, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इमेजिन करूं कि यहाँ पे भी तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मैं मान सकता हूं कि मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये कंडक्टर v वेलोसिटी से जा रहा था, ढंग से समझना, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन भी v वेलोसिटी से जा रहा होगा? कोई डाउट तो नहीं है। बहुत बेसिक चीजें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना। कितनी वेलोसिटी से जा रहा होगा? v वेलोसिटी से, ठीक है। अच्छा बताओ, अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल एक गिवन मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। यस, फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। ये मत सोचना कि कंडक्टर के अंदर है तो फील्ड कैसे आएगी, मैग्नेटिक फील्ड एवरीवेयर है। ये बात समझ में आ रही है? हर जगह अंदर ऐसे जा रही है ना। तो बताओ, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, और याद करो वो फोर्स हमने पढ़ा हुआ है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता था, दिस फोर्स इज इक्वल टू क्यू v क्रॉस b। मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें ये सब बातें पढ़ाई हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये फोर्स होता है। आप सोचो, v इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, v क्रॉस b ऊपर लगा, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो फोर्स किधर हो जाएगा? नीचे, क्योंकि यहाँ एक माइनस ई आएगा ना, पक्का। तो बताओ, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, ये आपको थोड़ा जरा समझना है। देखो, अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स की बात करता हूं तो वो मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, जिसको हम Fm बोल रहे हैं, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स। और अगर ये मैग्नेटिक फोर्स की बात करो तो E मैग्नीट्यूड में ले रहा हूं, डायरेक्शन ऑलरेडी बना दी, हो जाएगा V इंटू बी। क्यों? V क्रॉस B, तो V और B के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। तो यहाँ थीटा आएगा, इवन दैट साइन थीटा यहाँ पे होता, लेकिन वो साइन 90 होता, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ। इतना फोर्स लगा नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये फोर्स लगते ही ये इलेक्ट्रॉन नीचे आने लगेगा। अच्छा, अब मुझे पता जितने इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे उन सबके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, तो वो नीचे आ रहे होंगे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो सोचो, वो इलेक्ट्रॉन कहां तक नीचे आ सकते हैं? यहाँ पे। तो यहाँ वो इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होने लगेंगे कि नहीं होने लगेंगे? अच्छा, अब सोचो अगर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होता और वो नीचे की तरफ चला गया होता, तो यहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज था वो बच जाएगा, नहीं तो यहाँ पे न्यूट्रल था पहले, पक्का। तो सारे इलेक्ट्रॉन नीचे शिफ्ट होने लगे, इन बिटवीन तो होंगे, तो इसलिए वहां पे नेट चार्ज नहीं दिखा रहा हूं।
बट हम ये तो जरूर कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसलिए आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? अब सोच के देखो, अगर यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और यहाँ एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, ये कंडक्टर के अंदर की बात हो रही है ना, तो मुझे बताओ, तुम्हें इतना समझ आना चाहिए कि यहाँ पे फिर तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इसमें नेगेटिव चार्ज इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो बताओ, इस तरह की एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी जो नीचे की तरफ लग रही होगी, पक्का। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी तो सोच, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन, ये मैं नहीं कह रहा हूँ पहले वाला इलेक्ट्रॉन, पहले वाला तो नीचे चला गया, बट यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, क्या उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। तो बताओ, वो फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में? चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। ये सब बातें मैं कर चुका हूँ। नेगेटिव की वजह से ये फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। तो ये फोर्स क्या हो जाएगा? Fe, और Fe होगा क्या? E इंटू ई, मैग्नीट्यूड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, पक्का। तो मुझे बताओ, शुरुआत में तो यहाँ बहुत कम इलेक्ट्रॉन आए होंगे और यहाँ बहुत कम पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो सोच उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू शुरुआत में तो कम रही होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन आते जा रहे होंगे, आते जा रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे जब नीचे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होंगे, ऊपर प्रोटॉन बढ़ रहे होंगे, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी तो बढ़ती जाएगी। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे 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 क्या होती जाएगी? स्ट्रांग होती जाएगी। पहले क्या इलेक्ट्रिक फील्ड थी? नहीं थी। पहले क्या ये फोर्स लग रहा था? यस, पहले ये फोर्स लग रहा था, इसलिए इलेक्ट्रॉन नीचे आने लगे। अब यहाँ नेगेटिव आने लगा, यहाँ पॉजिटिव आने लगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आने लगी। इलेक्ट्रिक फील्ड आने लगी तो ये फोर्स जो लग रहा था उसके अपोजिट भी एक फोर्स डेवलप होने लगा। तो एक ऐसी सिचुएशन जरूर आएगी जिस समय हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ढंग से समझना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बराबर हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स के। सिंपल बात, पॉइंट समझ में आया मेरा? तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कितना? E इंटू ई, कैपिटल ई से इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है? EVB, पक्का। तो E से E तो चला गया, इसको नीचे जाओ, तो E बाई बी इज इक्वल टू V। ये मैं तुम्हें पहले भी पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा ऐसे लिया है। ये बात समझ आ रही? याद कर, ये वो केस होता था जब चार्ज बिना डिफ्लेक्शन के आगे बढ़ता था, और ये बात सही है। यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ना तो वो नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, वी वेलोसिटी से सी के ऐसे जाता रहेगा। समझ आया ना? तो वही केस बना कि नहीं बना? तो अब इसको बताने की जरूरत तो है नहीं। E बाई बी मतलब इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड, वो दुनिया भर के नाटक में पता चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा कंसर्न नहीं था, मेरा मेन काम था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से आती है V वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ये बात समझ में? अब सोच के ये इसकी लेंथ जो है वो देख L है, तुम ढंग से अगर ध्यान देना, ये लेंथ कितनी लिखी है? L, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में E दिए। तो मैं तुमसे कहूं कि अगर ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो अगर मुझे AB के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो क्या मैं निकाल सकता हूं? क्यों? क्योंकि उसके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई। याद करो, एक और चीज होती थी जो हम लोग पढ़ते थे, वो होती थी E इज इक्वल टू dV बाई dr। समझ आया? नेगेटिव साइन नहीं कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि मैग्नीट्यूड से मेरी कंसर्न है, नेगेटिव आपको बताऊंगा प्लस माइनस के इधर होगा। तो ये हो जाता था E इंटू डी आर। याद रखना, यहाँ माइनस होता था, बट माइनस से में कोई लेना देना अभी नहीं है, हम केवल इसको मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो E इंटू डी आर इज इक्वल टू डी वी। अगर इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये हो जाता था E इंटू एल, मतलब जो भी जहां तक तुम इंटीग्रेट करोगे, और ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस यानी डेल्टा V। इसका मतलब E इंटू एल इज इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B। इसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो जरा सोच के देख, अगर यहाँ पे E तो तुमने ऑलरेडी निकाल लिया, L डिस्टेंस पता है, तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस अगर इनके बीच का निकालना होगा तो डेल्टा V इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू एल, और E की वैल्यू कितनी है? ये तो V B इंटू एल, ये हो गया डेल्टा V। और डेल्टा V को लिखने का तरीका क्या है? ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव पोटेंशियल है, तो तुम क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है ना, तो तुम कहोगे पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू V B L, या इसको BVL पढ़ते हैं लोग ऐसे, BVL। ये तुम कई बार सुनोगे, ये मैं तुमको ये पहले पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसको फेरेडे ने पूरा जनरेट किया था, बट फेरेडे ने जो तुमको मैं वो पढ़ा था तो वो तुम्हें अभी एक स्ट्रोक में उतना समझ नहीं आता। बट पहले तुम अंदर का मैकेनिज्म समझो कि अंदर किस तरह से ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये बहुत सारे, इंडक्शन का मतलब होता है कि एक की वजह से इंडक्शन हो जाए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड या वेलोसिटी की चेंज की वजह से किया, तो इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं?
ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसको नाम दिया जाता है। तो दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसको हम लोग ई से डिफाइन करते हैं और इसको इंड्यूस्ड ऐसे लिख देते हैं। ये भी लिखा जा सकता है ई इंड्यूस्ड। बात समझ में? ईएमएफ का मतलब क्या होता है? ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है? यानी इन दोनों के बीच में क्या क्रिएट हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। इससे में बहुत फायदे होंगे आगे, मैं भी फिजिक्स में भी बहुत सारा और अभी रियल लाइफ में बहुत सारे फायदे हुए, क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऐसी चीज है कि अगर हम एक वायर को एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएं तो उसके दोनों टर्मिनल में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। इससे अच्छा और हो क्या सकता है? ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है पक्का। अब इसमें मैं थोड़े से पहले तुम्हें कैलकुलेशन कराऊंगा ताकि तुम थोड़ा इसका हैबिचुअल हो जाओ, फिर उसके बाद हम बातें करेंगे इसमें और बहुत सारी। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मतलब अगर देखा जाए तो मैग्नेटिज्म में सबसे बेहतरीन टॉपिक ये और इसके बाद अल्टरनेटिंग करंट, ये दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं। और ये लास्ट चैप्टर भी है तुम्हारे इस बुक के, जो फर्स्ट वाली बुक है तुम्हारी उसकी, है ना? ओके डन, समझ आ रहा है? तो अब हम इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ये सबको क्लियर हो गया? तो अच्छा एक बार बताओ, इस वायर की जगह तुम ध्यान से बताना, क्या पोटेंशियल डिफरेंस ये लिखा है तो क्या इस वायर को मैं रिप्लेस कर सकता हूं कि लाइक ये जस्ट इक्विवेलेंट टू लाइक दिस? सोच रहे हो? बहुत बढ़िया चीज है। मतलब ये एक तरह से इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये आ गया, तो वायर का तुम्हें लेना देना कुछ है नहीं, तो मतलब इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ये तो इसका मतलब एक बैटरी लगा दो, और वो बैटरी कितने वोल्ट की होनी चाहिए? उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? दिस इज इक्वल टू बी एल वी, ऐसे लिख सकते हैं। बी एल वी या बी वी एल लिखो, एक ही बात है। तो ये बैटरी होगी, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव है क्योंकि इधर नेगेटिव आया, इधर पॉजिटिव आया, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। बोलो कोई डाउट तो नहीं? पक्का? कोई समस्या नहीं? अच्छा, अब हर बार तुम्हें ऐसे नहीं देखना है कि नेगेटिव पॉजिटिव, मैं उसको तुम्हें समझाऊंगा, तुम एक बार ध्यान दो। कभी भी ये देखना है कि कौन से टर्मिनल पॉजिटिव है, कौन से नेगेटिव है। तो ये कैसे देखोगे? वेलोसिटी की तरफ फिंगर लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ टर्न करो, थंब जहां जाएगा वो पॉजिटिव होगा और दूसरा वाला नेगेटिव होगा, बस इतना करना है। किधर फिंगर लगाओगे? वेलोसिटी की तरफ फिंगर लगाओगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ टर्न करोगे, थंब जहां जाएगा उसको पॉजिटिव ले लेना और दूसरे एंड वाला क्या ले लेना? नेगेटिव। अंडरस्टैंड हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं? ओके, आप देखो, यानी ये इक्विवेलेंट भी हो गया। सोचिए कंडक्टिंग वायर बिहेव लाइक बैटरी, और उसका इंड्यूस इंड्यूस क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, फिर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आई, तभी इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, क्योंकि दोनों चीजें इन्वॉल्व हुई। अंडरस्टैंड? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके बारे में। इस पे क्वेश्चंस बहुत हो सकते हैं। आज हम केवल वो क्वेश्चंस वाला ही पार्ट मतलब देखेंगे ईएमएफ के बारे में। फैराडे लॉ जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वो तो भी इतनी जल्दी नहीं है, मतलब अगर समझ नहीं आया क्या है तो फिर दिक्कत होगी, है ना? तो पहले तुम इंडक्शन समझ जाओ। फैराडे ने भी यही बात प्रूव करी है, लेकिन उसमें बहुत सारा उन्होंने दिमाग लगाया एक एक बार में, तो वो पहले आएगा, पहले तुम इसको समझो। देखो इतना सबको समझ में आ गया? अब मान लो मैं तुमसे कहूं कि जैसे सपोज एक चीज सोचे, देखो मैं तुमसे बोलूं कि ऐसा कुछ वायर है, ओके? अंडरस्टैंड करना, तभी मजा आएगी। बल्कि रुको ना एक सेकेंड, तुम्हें इतना समझ में आ गया कि अगर एक वायर ऐसे है, थोड़ा सा बस ये अब तुम्हें ऐसे ही बना दिया जाएगा, ये वायर और बोल दिया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन है, लेंथ एल है और ये वी वेलोसिटी से जा रहा है, वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये पता है फिलहाल ऐसे, है ना? तो तुम्हें कहा जाए बताओ पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, तो तुम क्या लिखोगे? वी एल वी। डन? अच्छा, तुमसे ये पहला क्या होगा? मालूम मैं बोलूँ ऐसा वायर है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन, ठीक है, ये लेंथ एल है और मैं ये पॉइंट बी मान रहा हूँ और इस पॉइंट को ए मान रहा हूँ और इसको ऐसे वेलोसिटी दे रहा हूँ। देख इसमें कुछ नहीं होगा। अगर मैं तुमसे यहां कहूं कि पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, तो वो जीरो। क्यों जीरो? उसको मतलब समझना। अगर तुम सोचो इसकी जगह पे मैं तुम्हें थोड़ा अगर ऑर्डर में बता देता हूँ, तो मैं तुम्हें ये कहूंगा कि अगर मैं ऐसा कंडक्टर लेता, थोड़ा बड़ा बना के दिखा रहा हूँ ताकि तुम उसके अंदर की सिचुएशन समझ लो, ये तो अगर V इधर है और B अंदर की तरफ है तो फोर्स ऊपर, यानी इधर आएंगे इलेक्ट्रॉन ऐसे और इधर आएंगे प्रोटॉन। तो तू ढंग से समझ, और ये लेंथ बहुत कम है तो इनके बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं बचेगा।
तो एक तरह से अगर लेंथ बहुत कम होगी, लेंथ टेंडिंग टू जीरो, तो सोच अगर लेंथ टेंडिंग टू जीरो हो गया तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस खत्म है ना, ये तो बहुत कम है। और इधर तो वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि जितना ये होगा उतना ये होगा तो डिफरेंस हो जाएगा जीरो। इसलिए एक शॉर्टकट याद रखो कि किसी भी वायर के लेंथ के अलोंग अगर वेलोसिटी है तो वो उसमें इंडक्शन नहीं करवा सकती, यानी वो उन दोनों टर्मिनल के बीच में कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करवा सकती। ये याद रखना है। पक्का समझ आ रहा कि नहीं आया? चलो एक एग्जांपल और लेता हूं तो मैं समझ में आएगा, याद कर लेना। अगर वायर के लेंथ के अलोंग कोई वेलोसिटी है, वायर के लेंथ के अलोंग अगर कोई वेलोसिटी है तो वो दोनों टर्मिनल के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करवाएगी। तो यहाँ VA माइनस VB इज इक्वल टू जीरो। पक्का? और देखो, मान लो कभी कभी कोई बच्चों का मन करता है कि सर हम ऐसा ना करें, ऐसा कर लें, देखो कैसा कर लें। सुनो, अगर मैं बोलूँ कि भाई ये वायर है, देखो कितने भी केसेस बना, ये B है, ये A है, और तुमसे बोलूँ कि ये लेंथ हो गई और ये है वेलोसिटी V, और ये एंगल दिया गया तुम्हें थीटा, और मैग्नेटिक फील्ड एवरीवेयर इनसाइड द प्लेन, वो तुम्हें गिवन ये है। तो फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA एंड VB, ये निकालना है मान लो तुमको। तो इसको कैसे हैंडल करोगे, है ना? देखो समझते हैं, थोड़ा ध्यान देना। तो मुझे बताओ, क्या इस V के दो कंपोनेंट हो सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकता हूँ। सोचो, एक कंपोनेंट अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ तो ये जो इसके परपेंडिकुलर होगा और एक होगा इसके अलोंग, तो इसके अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो होगा V cos थीटा, और जो इसके अलोंग होगा वो होगा V sin थीटा। अब ये सब तुम्हें समझ में आना चाहिए। अब मैंने पहले ही बताया कि अगर लेंथ के अलोंग वेलोसिटी है तो वो कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। तो अब परपेंडिकुलर कौन सी है? V sin थीटा। तो बताओ, आप गारंटी से लिख सकते हो VA माइनस VB। अच्छा बताओ, पॉजिटिव इधर ये ऐसे करोगे तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू व्हाट? ये लिखोगे V, है ना, L और V sin थीटा, ये आंसर आएगा। पक्का? देन इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। और सुनो, एक और तरीका है, इसको कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। एक तो ये तरीका मैंने फॉलो किया, पर कुछ लोग और है, बुक में हो सकता है तुम्हें दिया जाए तो तुम वहां कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं उसको बता रहा हूँ। सेम केस बना रहा हूँ और तुमसे कह रहा हूँ कि मान लो ये है B, ये है A, लेंथ L और वेलोसिटी E और एंगल थीटा। प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है? अच्छा तुम सोच के बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा होगा। पक्का? इसे डॉटेड लाइन, ठीक है? तुम मुझे बताओ, अगर तुम इस लेंथ को कंसीडर करो, है ना, तो इस लेंथ में दो चीजें इंवॉल्व है। सोच के देखो, एक ये लेंथ इंवॉल्व है और एक ये लेंथ इंवॉल्व है। L डैश मान लिया मैंने, क्या मान लिया? L डैश। पक्का? तुम मुझे बताओ, अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये होगा L cos थीटा और ये होगा L sin थीटा। आप तो सोच रहे, ये लेंथ जो है वो इसके पैरेलल है, यानी ये लेंथ का कोई इस वाली लेंथ का इतना पार्ट कुछ भी नहीं करेगा, और ये वाली जो लेंथ है इसके परपेंडिकुलर है। पक्का? सोचो ना, दो लेंथ इन्वॉल्व। तो बताओ, अगर तुम VA माइनस VB लिखोगे तो क्या लिखोगे? B L sin थीटा इंटू V। इसको ऐसे ही लिखना। यहां देख, मैंने L के कंपोनेंट किए V के परपेंडिकुलर, और यहां मैंने V के कंपोनेंट किए L के परपेंडिकुलर। दोनों का आंसर सेम है बट तरीका अलग हो सकता है। तो वो तरीका ऐसे लिखा जा सकता है, यानी लेंथ को V के परपेंडिकुलर करो या V को लेंथ के परपेंडिकुलर करो, बात एक ही है, उससे कुछ रिजल्ट में चेंज नहीं आता। समझ आ रही है मेरी बात? तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही आ जाएगा। और देखो, और छोटे छोटे पॉइंट्स कैसे लिए जा सकते हैं। मान लो कुछ ऐसे केसेस हो, आज केवल यही पार्ट आपको डील करना है। एक दो चीजें इसमें मैं बताऊंगा तो भी तुम्हें थोड़ा समझ आ जाएगा। मान लो मैं ऐसे ले लूँ, सपोज मान लो एक सेमी सर्कुलर आर्क ले लूँ, बहुत आराम से समझना, लाइक दिस इज द सेमी सर्कुलर आर्क। ठीक है, इसके रेडियस को R मान लूँ, ये पॉइंट B मान लूँ, ये पॉइंट A मान लूँ। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन इज B, और इसको मैं ऐसे वेलोसिटी दे दूँ जो आगे सिग्नल से पास करेगी।
बताओ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, सोच के देखो ये लेंथ कितनी होगी, पाई आर। क्या ये पूरी लेंथ आएगी? नहीं, जितनी लेंथ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। कितनी लेंथ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर? डायमीटर। पक्का? तो बताओ पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू बी, और एल कितना? एल बेसिकली 2r, बी एल बी। सिंपल लॉजिक, कोई समस्या नहीं, जरा सी भी दिक्कत नहीं। पक्का? तो समझ में आ गया कि कितना हमें कैसे कंसीडर करना है। तो ये बेसिकली हमारे ईएमएफ निकालने का तरीका होता है। कोई वायर का ईएमएफ करेगा तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा चलो मैं तुम्हें एक छोटा सा और पार्ट बताता हूँ। मान लो मैं तुम्हें कहूँ कि ये पूरी रिंग है ऐसे, ठीक है, पूरी रिंग बना लो, रेडियस आर, मैग्नेटिक फील्ड एवरीवेयर इनसाइड द रिंग, ठीक है, और ये रिंग ऐसे जा रही है v वेलोसिटी से, मैग्नेटिक फील्ड b के, रेडियस r, और मैंने तुमसे कहा कि यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट कंसीडर किए, एक पॉइंट b और एक पॉइंट a। पक्का? और चलो मैं एक चीज और दे देता हूँ, तो मैं ये भी कहता हूँ कि ऐसा सोच के देखो, अगर मैं बोल दूं इसको तुम एक काम करो, इसको मान लो R0, ठीक है, और इसके अंदर रिंग के जो पूरा रेजिस्टेंस है उसको मान लेते हैं R, रेजिस्टेंस समझते ना, पढ़ा है। तो अब मुझे बताओ कि इस रिंग में कितनी करंट जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? देखो पहले मेरी बात समझो, ये एक लेंथ है, ठीक है, और ये एक लेंथ है, दो पार्ट में डिवाइड हो रही है ए बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो इसमें भी एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, ये ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, समझ आया? यहाँ पे भी एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, ऊपर पॉजिटिव एक नीचे नेगेटिव। ये बात समझ आया? बैटरी लगा दो ऐसे रखो, से कोई फर्क तो पड़ता नहीं। तो ये वाला कितना होगा? B 2R V, समझ आया? और ये वाला कितना होगा? B 2R V, दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे? इसका पॉजिटिव इधर है, इसका पॉजिटिव इधर। सोच यहाँ से कोई करंट जाएगी तो ये वाला खत्म कर देगा, क्योंकि जितना अपोजिट है ना, देखो ना, तो नेट जो है करंट कितनी होगी? तो यहाँ पे करंट 0 हो जाएगी, बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी विच इज इक्वल टू B 2R V, ये याद रखना है। पक्का? समझ आया ना? तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं और होते ही है ना। बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें होती हैं इसमें, तो कितनी सारी चीजें तुम इन्वॉल्व कर सकते हो, आ सकती है। तो तुम्हें ईएमएफ का मतलब समझ में आ गया, किस तरह से जनरेट होता है। एक होमवर्क लिख लो, तुम लोग करना, अपने आप ट्राई करना। होमवर्क थोड़ा अच्छा होगा तो मजा आएगी। मान लो ये और ये, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस पे एक वायर लगा दिया मैंने बड़ा सा, ये एक वायर है और ये एक वायर, कंडक्टिंग वायर, एक एक्स एक्सिस पे कंडक्टिंग वायर, एक वाई एक्सिस पे कंडक्टिंग वायर, ये ओरिजिन, और इस वायर के ऊपर एक और वायर रख दिया ऐसा, कनेक्टिंग वायर। लेकिन जिस इंस्टेंट पे इसको ऐसे रखा है उस इंस्टेंट पे इसके कोऑर्डिनेट है a,0 और इसके कोऑर्डिनेट है 0, b। कितने कोऑर्डिनेट है? 0, b। और इसी इंस्टेंट पे इसको वेलोसिटी दे दी, इसी इंस्टेंट पे v, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, वो है आपकी xi कैप प्लस yj कैप, समझ आया? और मैंने आपसे कहा कि इस जगह पे एक रेजिस्टेंस लगा है जो कि R का है, तो आपको बताना इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट चाहिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आएगी, ठीक है? घर पे ट्राई करना। और चलो, और मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, एक चीज समझाता हूँ। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये होमवर्क है तुम्हारा, करके दिखाना मुझे। कल तो आना ही है सबको, तो इसलिए कल मुझे बताना। और सुनो, जैसे और देखो कैसे चीजें डील की जा सकती हैं। अगर मैं तुमसे कहूँ कि यहाँ पे ये दो रेल्स हैं, रेल्स का मतलब होता है कंडक्टिंग वायर्स, कि उनकी रेल्स बनाती है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? These are rails, the conducting wire, रेजिस्टेंस R का है,
हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत बढ़िया चीज है। और कोई मैं हेडिंग वेडिंग नहीं, ये सब आपको नॉर्मल समझा रहा हूँ, है ना। इस पे कनेक्टिंग वायर है, इस कनेक्टिंग वायर की जो ये लेंथ है इसको मैं L मान रहा हूँ, ठीक है। पक्का ऐसा हॉरिजॉन्टल वो रखा हुआ है, दो रेल्स, और मास वास कुछ कंसीडर, ग्रेविटी कहीं नहीं कंसीडर करो, ऐसे रखो। इसको मैंने इस इंस्टेंट पे एक वेलोसिटी दे दी v। मैंने बोला कि t इज इक्वल टू 0 पे कितनी वेलोसिटी v, ठीक है। और तुमसे पूछा कि तुम मुझे ये बताओ कि इसमें कितनी करंट जाएगी। मैं पूछने को और भी पूछ सकता हूँ, मैं तुमसे कहूँ कि इस इंस्टेंट पे t इज इक्वल टू 0 पे इस वायर पे कितना फोर्स लगेगा, ये भी निकलवा सकता हूँ, और अभी मजा आएगी तुम समझ। इसी इंस्टेंट पे निकालना, आगे वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा, ये दिखाता हूँ तुम्हें। ये थोड़ा मैं कैलकुलेट करता हूँ, तुम समझना। तो मुझे बताओ ये वायर की लेंथ L है और ये एक गिवन मैग्नेटिक फील्ड में है और इसके पास वेलोसिटी v है, तो बताओ इन दो टर्मिनल के बीच में क्या इंड्यूस EMF डेवलप हो जाएगा। और अगर वो इंड्यूस में देखा जाए तो ऊपर होगा पॉजिटिव, यानी एक बैटरी लगा सकते हो जस्ट लाइक दिस वन, और इसका जो इंड्यूस्ड EMF है उसको ऐसे लिखते हैं, इंड्यूस्ड EMF जिसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी, दिस इज इक्वल टू PL। यार अब जैसे ये डेवलप होगा तो यहाँ रेजिस्टेंस लगाए तो बता इधर से करंट फ्लो करेगी कि नहीं। मैंने मान लिया I की करंट फ्लो कर रही है। अब अगर तुम ढंग से देखो तो ये एक सर्किट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, और अगर ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है तो सोच इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो इनके बीच में होगा, या किरचॉफ लगा दो, बात तो वही है। तो बताओ इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, PLV, वो किसके बराबर होना चाहिए, I इंटू R के। बताओ I कितना आ गया, PLV डिवाइडेड बाई R, दिस इज इक्वल टू I। पक्का, तो एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। बट अब तुम जरा सोच के देखो, ये वायर जिसमें ये I करंट जा रही है वो वायर भी तो इस मैग्नेटिक फील्ड में है, और अगर ये वायर इस मैग्नेटिक फील्ड में है तो हम ये बात पढ़ चुके हैं कि कोई भी करंट कैरिंग वायर अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, जिस फोर्स को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। याद है ना, करंट कैरिंग वायर के ऊपर। तो देखो जरा, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा किधर, या तो करंट ऐसे जा रही है तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर लगाओ, मैग्नेटिक फोर्स टर्न करो, फोर्स उधर लगेगा। दैट मीन्स वो फोर्स इस तरह से लग रहा होगा, और ये है मैग्नेटिक फोर्स। अंडरस्टैंड हो रहा है। अब जरा इस मैग्नेटिक फोर्स की बात करोगे तो दिस इज इक्वल टू I/L। ये आ चुका है, ये हम कर चुके हैं, पक्का। अब जरा ढंग से देखो, I की वैल्यू तुम यहाँ निकाल चुके हो, तो सोचो जरा ये मैग्नेटिक फोर्स M इज इक्वल टू ये होगा PLV डिवाइडेड बाई R इंटू B इंटू L, ये से मल्टीप्लाई है, तो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू P स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाई R। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। इतना छोटा सा था बट देखने में बहुत कुछ होता है सब चीजों का, पक्का। अब अगर मैं तुमसे ये कहूँ, ढंग से समझना, ये थोड़ा आगे जा रहा है, जब ये आगे जाएगा तो एक ऐसा इंस्टेंट आएगा कि जिस समय ये कनेक्टर कुछ यहाँ पहुंच चुका होगा, और मैं अगर तुमसे कहूँ कि ये कनेक्टर अगर यहाँ पहुंच चुका है और ये टाइम है t=t, तो बताओ इस जगह पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। और आपको ये दे दूं कि इसका मास है, ग्रेविटी नहीं है बट मास है, पक्का। सोच के बताना मुझे, ढंग से समझना। अगर इस जगह पे इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो इस जगह पे इसकी वेलोसिटी, एक काम करते हैं थोड़ा सा और चाहे समझ लो, यहाँ की वेलोसिटी v0 मान लो, चलेगा। ये v0 है, ये v0 है, दिस इज v0, पक्का। आप सोच अगर इस जगह पे देखा जाए और इस जगह पे वेलोसिटी कितनी है v, तो मैं इस जगह पे अगर इसके ऊपर फोर्स निकालूंगा तो क्या वो फोर्स होगा b स्क्वायर L स्क्वायर v डिवाइडेड बाई R। ये इस जगह का फोर्स है जो मैंने ये लिखा है। इस फोर्स को हम लिख क्या सकते हो, तुम ढंग से बताना, M इंटू A, और A को क्या लिख सकते हो, dV बाई dt। दिस इज इक्वल टू b स्क्वायर L स्क्वायर v डिवाइडेड बाई R, है ना, समझ आ रहा है। इसको नीचे ले आओ, इसको उधर ले जाओ और v को नीचे ले आओ, यानी v को नीचे लाओगे तो 1/v dv इज इक्वल टू b स्क्वायर L स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाई mr इंटू dt। इंटीग्रेट कर, ये इंटीग्रेशन में जब t 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी v0, और जब जनरल t है
द वेलोसिटी है v, और वही तुम्हें निकालनी है। जब इसको तुम इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ आएगा ln ऑफ v, और लिमिट लगाओगे v नॉट से v, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो b स्क्वायर l स्क्वायर t डिवाइडेड बाई mr। इसमें करोगे तो ये आएगा ln ऑफ v बाई v नॉट। ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। तो b स्क्वायर l स्क्वायर t डिवाइडेड बाई mr। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट हो तो मुझे बता दो। एक चीज की गड़बड़ियां हुई है जो मैं तुम्हें समझाता हूं क्यों। ऐसे पता नहीं चलता है, बट फिलहाल तुम ध्यान देना, फोर्स इधर लग रहा है तो ये वेलोसिटी तो कम हो रही होगी ना, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उसका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होगा। ये देखो, यानी ये नंबर जो मैंने लिखा है ये नेगेटिव होना चाहिए, और अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव इधर भेज दो तो ये आएगा। मेरा पॉइंट तुम्हें समझ में आया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है तो उसका रेट ऑफ चेंज कैसा होगा? नेगेटिव। पक्का? आप देखो यहाँ से ये ln हटाओ तो v बाई वी नॉट इज इक्वल टू e की पावर माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर t डिवाइडेड बाई m। इसको उधर ले जाओ तो v इज इक्वल टू वी नॉट e की पावर माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर t डिवाइडेड बाई m इंटू r। दिस द जनरलाइज्ड फॉर्मूला, जो यही तुम्हें याद रखना है। बाकी जितना मैंने किया है वो तुम्हें समझाने के लिए किया, बट अगर जनरल रिजल्ट पूछा जाए एट एनी टाइम t इज इक्वल टू t, तो उस समय जो वेलोसिटी आती है v नॉट e की पावर माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर t डिवाइडेड बाई m। और ढंग से अगर तुम ध्यान दो तो देख, अगर यहाँ t इज इक्वल टू 0 रखेगा तो एनीथिंग की पावर 0 1 हो जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी। और अगर t इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखेगा तो सोच e की पावर माइनस इन्फिनिटी, वो होगा 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी, यानी ये हो जाएगा 0। अरे ये इन्फिनिटी हो गया, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो गया, तो इसका मतलब ये वेलोसिटी कब 0 होगी? ये होगी जाके वेलोसिटी 0 जब t टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो। और इसका रीजन ये है क्योंकि ये फोर्स डिपेंड ही वेलोसिटी पे करता है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी कम होगी वैसे वैसे फोर्स कम होता जाएगा, और फोर्स कम होता जाएगा तो उसको कहाँ करेगा? 0 इन्फिनिटी पे। ये पूरा कंसेप्चुअल पार्ट याद रखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरह ये सब जरूरी है। पक्का इसका ग्राफ तुम बना सकते हो, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो तुम खुद ही होमवर्क में कर सकते हो, है ना? ये d है, ये v है। t इज इक्वल टू 0 पे v नॉट होता है, 0 से तो स्टार्ट नहीं होता है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा? v नॉट से। और जब टाइम इंफिनिटी पे चला जाता है तो v 0 हो जाता है। मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में होगा। ये ग्राफ है और ये जो पॉइंट है ये भी होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इतना ही पार्ट आज रखते हैं, बाकी इसका जो एक और जो इसमें बनेंगे लेक्चर्स वो नेक्स्ट लेक्चर्स में इसमें और डालेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें होंगी तो तुम्हें थोड़ा और मज़ा आएगा। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तुम बोलो तो एक होमवर्क दे दे, तुम ट्राई करना। चलो एक दे देता हूँ, थोड़ा सोचना, मज़ा आएगी तुम्हें, है ना? सेम क्वेश्चन है यही, ना हो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा टिपिकल दे रहा हूँ तो चलेगा। L लेंथ है, B की मैग्नेटिक फील्ड है, एवरीवेयर R का डिस्टेंस है, T इज इक्वल टू 0 पे मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया F नॉट, जो कि कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, समझ आ रहा है? कोई डाउट नहीं। T इज इक्वल टू 0 पे इसका मास m है, हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड आपको दी गई है जो इनसाइड द प्लेन है, जो कि B है, उसकी वैल्यू कितनी? B। तो आपको एक जनरल टाइम t पे आगे ऐसे जाएगा, कनेक्टर के यहाँ पहुंचेगा, तो अगर ये टाइम t इज इक्वल टू t है तो इस जगह पे इसकी वेलोसिटी निकलती है। ये कितना? वही काम तुम देख के समझ के कुछ करना, तो मजा आएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा यार, इसमें बहुत बड़ी चीजें नहीं होती, ये है। अच्छा, अब एक चीज और सुन लो, देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट है भी। तो अभी तुम्हें कल क्या करना है, कल अगर आप डाउट के लिए क्लास पे आओगे तो आपको एक काम करना है कि जितना भी मैग्नेटिज्म तुमने अभी पढ़ा है, ठीक है, उसमें डायरेक्शन का या इसका या उसका या कोई डाउट हो तो वो जरूर लेके आओ कल।
हम वो डिस्कस कर लेते हैं। और इसको, इस लेक्चर को पूरी तरह से देख लेना, इसमें जो डाउट हो वो कल जरूर पूछ लेना। क्यों? क्योंकि इसमें अब तुम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चलेगा, अगर इसमें तुम आज लेक्चर देखते हो, है ना, और कल डाउट तुम्हें आता है तो ये क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज तुम 2 दिन बाद लेक्चर देखोगे, ये सब करोगे तो फिर ये प्रॉब्लम करता है, फिर तुम पीछे पीछे रह जाते हो। तो आज ही लेक्चर कंप्लीट करोगे तो थोड़ा मजा आएगा। और मुझे लग रहा है कि इतने दिनों बाद फिजिक्स का लेक्चर आज आ रहा है तो देखोगे जरूर, क्योंकि ऑलरेडी इसमें काफी दिन से मैंने डाला नहीं था ताकि वो सब कुछ हो जाए तुम्हारा, है ना। तो प्लीज इसको थोड़ा कर लेना केयरफुली, एंड देन आफ्टर फिर हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे कि इसमें और क्या क्या चीजें पॉसिबल होती हैं। ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है। अभी हमने तुम्हें एनसीईआरटी का कुछ भी नहीं पढ़ाया, तुम अगर एनसीईआरटी में इसको ढूंढोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बट ये बेसिक है। अब जब हम एनसीईआरटी का जो फेरेडेज लॉ जहाँ से पढ़ेंगे, वहां से तुम्हें एनसीईआरटी में एक एक चीज मिलेगी। और मैं पहले भी बता देता हूँ कि इस बार जो पेपर आया है उसके बिहाफ पे इस बार फिजिक्स में भी पूरी एनसीईआरटी करके ही चलनी है। जितना हम लोगों ने भी जो पार्ट 11th का था वो भी हम एनसीईआरटी का पूरा कवर करेंगे। तो उसका रीजन ये है क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है, और जो सिंपल आ रहा है तो उसमें अगर हम बहुत ज़्यादा टफ पढ़ते हैं तो कई बार सिंपल हमसे गलत हो जाते हैं। तो हमें वो सब चीज़ फोकस करनी है ना। और बाकी एक बहुत अच्छा जो पूरा प्लान है वो तुम्हें पूरा एग्जीक्यूट करेंगे। और क्लासेस अब खुलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत जल्दी से जल्दी ओपन हो ही जाएगी। देखते हैं कब तक उसका ऑर्डर चलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ ये लेक्चर अच्छे से देख लेना, एंड देन आफ्टर कल लेके आना, जो भी डाउट हो तो मैं बताऊँ। ओके बेटा।